गुड मॉर्निंग सभी को, हमारा नमस्कार। हम हिमानिश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम NSTIW कोलकाता, आप लोगों के साथ फिर एक बार मिल रहे हैं। हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में सभी को थोड़ा एक पिक्चर दिए थे। फुल पिक्चर नहीं, फुल पिक्चर बहुत लेंदी हो जाता, तो मैं शॉर्ट में एक पिक्चर दिया था जिसमें हम बोले थे कि मेनली बिल्डिंग बाय लॉज ऑल ओवर इंडिया, जो बाइबल बोल सकते हैं, वो है नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया, जिसका 2016 में लास्ट रिवीजन हुआ था। हम अभी उसका फ्रंट पेज एक बार दिखा देते हैं। ये बुक जो है इंटरनेट पे PDF कॉपी अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करके भी इसका स्टडी कर सकते हैं। ये है नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में अवेलेबल है, जिसमें बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है और भी दूसरा टॉपिक के ऊपर भी नेशनल बिल्डिंग कोड्स होता है। तो ये बुक को रेफरेंस पकड़ के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बिल्डिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी का जो बॉडी है वो अपना अपना रूल बुक बनाते हैं। हम कोलकाता म्यूनिसिपल बाय लॉज का जो बुक है, हमारा इधर का जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी का जो बुक है, वो लेके हम डिस्कस किए थे कि कैसे प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ता है, कौन चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग बिगिनिंग करने के लिए, म्यूनिसिपैलिटी ड्राइंग सैंक्शन करने के लिए। ये सब डिस्कशन हम लास्ट डे किए थे। तो हम आज क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी साइट लेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से स्टार्ट होगा। इमेजिनरी साइट लेंगे, साइट या प्लॉट, वैकेंट लैंड, जो भी आप बोले, उसमें कैसे धीरे धीरे सैंक्शन ड्राइंग प्रिपेयर होता है वो हम आज थोड़ा शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम अभी जा रहे हैं दूसरा एक KMC बिल्डिंग रूल्स का कॉपी हम अभी खोल के रखे हैं, ये काम में आएगा। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन है कि शुरू कहाँ से होता है कोई प्रोजेक्ट का। सपोज आपके पास कोई अननोन क्लाइंट आया, मतलब वो फर्स्ट टाइम आपसे मीट कर रहे हैं, तो वो क्या लेके आएंगे, वो उनके साथ में कोई डीड लेके आएंगे। डीड मतलब दलीलें, दलील जो बोलते हैं, दलीलें लेके आएंगे। डीड भी बहुत सारे टाइप का है, 2-3 कॉमन टाइप हम बता रहे हैं वर्बली। एक होता है सेल डीड, मतलब आप एक क्लाइंट है हमारे, आप किसी के पास से कोई एक लैंड खरीदे हैं, तो उनसे और आपसे जो डीड बना है, उनका और आपका जो, उनका सेल और आपका परचेस का जो डीड बना, वो होता है सेल डीड। और भी बहुत तरह का डीड होता है, जैसे गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड कैसे होता है? नॉर्मली गिफ्ट डीड होता है आपका फैमिली मेंबर से आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल रहा है। मैं इनहेरिटेंस नहीं बोल रहा हूँ। इनहेरिटेंस मतलब है कि सपोज आपका फादर का, आपका दादाजी का कोई प्रॉपर्टी था, अभी दादाजी नहीं रहे, तो उनका नाम में कोई दलील था, तो उनका ना रहने पर बाय डिफॉल्ट आपका फादर वो प्रॉपर्टी का ओनर बनता है, तो उसके लिए कोई अलग सा दलील नहीं बनता है। अभी फिर गिफ्ट डीड कहाँ पे हो सकता है? जैसे कि आपका फादर का कोई प्रॉपर्टी है, उनके नाम पे है दलील, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अभी ये प्रॉपर्टी पे घर बनाने का हेडेक बाय नेम नहीं लूंगा, मेरा बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगी, जो भी हो। या फिर और भी एक कंडीशन है, जैसे कि आपको अच्छा एक नौकरी लगा है, लेकिन आपका फादर का बाय डॉक्यूमेंट
कोई अच्छा नौकरी या बिजनेस नहीं है जिसके बेसिस पे लोन मिल सकता है। तो उसके लिए आपका फादर उनका जीते जी आपको एक गिफ्ट डीड करेंगे। मतलब मैं मेरे बेटा को या बेटी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ। जब वो आपका नाम उधर आ जाएगा तब उसका बेसिस पे आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलेगा। ये होता है गिफ्ट डीड। तो जो भी डीड जो है इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जब आपके पास आएगा पहले वो अपना जिस प्रॉपर्टी पे, जिस लैंड पे या जिस साइट पे वो घर बनाने जा रहा है उनको वो प्रॉपर्टी का डीड लेके वो आएंगे। मैं एक सैंपल डीड दिखाता हूं। डीड क्यों लगेगा? मेरे ख्याल से नजर आ रहा है सबको। ये एक डीड का फ्रंट पेज है। इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, किससे किन को मिल रहा है, ये सब बहुत सारी बातें इधर लिखा हुआ है डीड में जैसे नॉर्मली रहता है। लेकिन इसमें कौन सा पोर्शन हमारा ड्राइंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जा रहा हूं। प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शंस और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उनका बैकग्राउंड, जो खरीद रहा है उनका बैकग्राउंड, फैमिली मेंबर्स का नेम, ये सब आता है ये डीड पे। ये पेज, ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी बिक रहा है उसका एक प्लान है। मेरे ख्याल से सब लोग दिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से। ये मैं जो पर्टिकुलर डीड का अभी दिखा रहा हूं उसमें प्लान जो है ये ब्लू प्रिंट करके इधर इंसर्ट किया गया है। तो ये एक लैंड का प्लान है। ये एक लैंड का प्लान है जिसमें लैंड का जो एरिया है वो रेड कलर का मार्किंग से दिखाया गया है और रोड दिखाया गया है, नॉर्थ लाइन दिखाया गया है, ये सब दिखाया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को लगेगा जब कोई क्लाइंट आएगा उनसे कि कहाँ पे ड्राइंग होगा। और क्या लगेगा हमको? हम लोगों को फिजिकली मेजरमेंट करना पड़ेगा वो साइट पे जाके कि डीड पे जैसा दिख रहा है साइट का डायमेंशन प्रैक्टिकली वैसा अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि हम लोग ड्राइंग करेंगे, हम लोग परस्यू करेंगे वो ड्राइंग को लोकल सैंक्शनिंग बॉडी में, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, जिला परिषद या पंचायत पे। तो हम लोग क्वेश्चनेबल है, हम लोग आंसरेबल भी है, हम लोग क्वेश्चनेबल भी है। तो क्या करेंगे? साइट पे जाके देखेंगे कि साइट में ये जो डायमेंशन हमको डीप पे नजर आया प्रॉपर्टी का, ये प्रैक्टिकली है या नहीं। पानी से जो भूख लगी थी। सब लोग अपना को स्टॉप कीजिए, नहीं तो बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। बोलेगी कल नहीं लगाई, नहीं लगाई तो कल लगाई थी, अभी लेट हुआ, कल लगाई थी, परसों लगाई। हाँ, तो हम जो बता रहे थे कि हमको साइट पे जाके देखना पड़ेगा कि सिचुएशन एक्चुअली कैसा है।
नॉर्मली साइट का जो डायमेंशन है वो क्लियर मिल जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, एनक्रोचमेंट होता है कि साइट के अगल बगल में जिनका प्रॉपर्टी है वो लोग पहले शायद घर बना लिए होंगे, आपका प्रॉपर्टी वैकेंट लैंड पड़ा हुआ होगा बहुत सालों से, और वो जो घर बना रहे थे तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके एनक्रोच कर लिया आपका लैंड को, तो आपका लैंड का एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो कम हो रहा है। तो तभी क्या करना पड़ेगा, पहले वो एनक्रोचमेंट क्लियर करना पड़ेगा बाउंड्री वॉल देके, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी में एक बाउंड्री डिक्लेरेशन प्लान का भी जरूरत होता है, वो डिफरेंट टाइम में हम समझाएंगे। तो बाउंड्री को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं हम अभी किसी के साथ लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, जो छोटा मोटा एरिया हमारा चला गया है रहने दीजिए, जितना क्लियर एरिया है उसके ऊपर ड्राइंग बनाइए, तो ठीक है आप मेजरमेंट उठा के लेके चले आइए, जितना एरिया क्लियर मिल रहा है उसके ऊपर आपको ड्राइंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये देखेगा आप जो प्लान का प्रपोजल देने जा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टी आपके पास क्लियर है या नहीं। एनक्रोचमेंट भी अलाउ नहीं होता है, आपका बाय पेपर आपका प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन किसी ने एनक्रोच कर लिया, मतलब किसी ने थोड़ा जमीन आपके उधर आपसे ले लिया पास वाले ने, तो वो म्यूनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन आपको पकड़ेगा कि पहले वो क्लियर करो, नहीं तो जो क्लियर है, जितना लैंड क्लियर है उससे आप रूल्स मेंटेन करके बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, तो ये रहा डीड से आपको मिलने वाला प्लान, और आप साइट पे जाके वो वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली वो है या नहीं। अभी हम जा रहे हैं ऑटोकैड में हम ड्राइंग बनाना अभी स्टार्ट करेंगे इमेजिनरी प्लॉट का। मेरे ख्याल से ऑटोकैड सभी को नजर आ रहा है। शुरू में हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसका एक छोटा सा ड्राइंग, मतलब 2 स्टोरीड या 3 स्टोरीड, मतलब 2 फ्लोर या 3 फ्लोर होगा बिल्डिंग का, ऐसा कुछ ड्राइंग हम पहले बना के दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्लासेस आगे बढ़ेगा तो बड़ा प्रोजेक्ट भी करके दिखाएंगे। तो शुरू में हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्लॉट लाइन पकड़ते हैं जिसका डायमेंशन पकड़ लीजिए 10 मीटर। हम 10,000 टाइप कर रहे हैं क्योंकि मेट्रिक में हम ड्राइंग कर रहे हैं, मेट्रिक यूनिट पे, और मेट्रिक यूनिट पे ड्राइंग करना मतलब मेनली मिलीमीटर पे ड्राइंग किया जाता है। टेन मीटर बाई 14 मीटर पकड़ लेते हैं। ये जो डिस्कशन चल रहा है इसमें ADCTS आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप CTS NSQF 5 लेवल का जो सिलेबस बना है उसमें से लर्निंग आउटकम का जो लिस्ट है उस वहां पे आप देखेंगे तो आउटकम नंबर 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 ये सब कवर्ड होता है, और और भी कवर्ड होता है, पर्टिकुलर ये सब जो लर्निंग आउटकम्स है ये कवर्ड होता है। ऑटोकैड में हम पहले से लेयर्स बना कर रखे हैं, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, कुछ ब्लॉक्स, ये सब हम पहले से बना कर रखे हैं, क्योंकि ये अगर अभी दिखाने जाए तो मेनली क्लास ऑटोकैड सीखने में चला जाएगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है मैं यहाँ पे अभी फोकस कर रहा हूँ। अगर ऑटोकैड क्लासेस की भी जरूरत हो और हमारे पास ट्रेनिंग्स का डिमांड है कि हाँ ऑटोकैड भी हमको क्लास लीजिए अलग से, तो हम डिफरेंट क्लास बाद में अरेंज करेंगे। प्रॉपर्टी लाइन,
डायमेंशन एक बार देख लेते हैं। 10 मीटर 10,000 शो करेगा क्योंकि मिलीमीटर पे ड्राइंग किए हैं। $14,000 मीटर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम जो ड्राइंग इधर दिखाएंगे या दिखा रहे हैं वो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और autodesk.com ये वेबसाइट पे जाने के बाद अगर अपने आप को एज ए स्टूडेंट या एज ए फैकल्टी आप लोग रजिस्टर करते हैं तो AutoCAD आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद काम कर सकते हैं। मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये AutoCAD 2017 में काम कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2020, लेकिन 2020 का कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है और मेरे पास जो सिस्टम अभी अवेलेबल है उसमें वो स्लो पड़ सकता है, इसलिए मैं AutoCAD 2017 यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो AutoCAD 2020 यूज कर सकते हैं। उसका फीचर ऑलमोस्ट 90% मैच करता है AutoCAD 2017 से। हम फ्रंट में एक रोड पकड़ रहे हैं अभी 2.5 मीटर का। ब्रेक लाइन देके रोड को जितना मिनिमम हो सके उतना दिखा रहे हैं। ड्राइंग करते वक्त, ड्राफ्टिंग करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे कोई एरर ना हो जाए, क्योंकि एरर अगर शुरू हो गया तो जहां से एरर स्टार्ट हुआ उसका रेफरेंस पे एरर बढ़ता ही जाएगा। बाद में आप जब एरिया कैलकुलेशंस मेनली करेंगे तब ये छोटा मोटा एरर के लिए एरिया का जो नंबर्स आएगा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा और आपको हिसाब मिलाने में बहुत मुश्किल होगा। तो कैट पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं मतलब ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ड्राफ्टिंग हो रहा है जिसमें हर एक बार पर्टिकुलर यूनिट लेके ही काम हो रहा है, तो इसमें किसी भी तरह का एरर एक्सपेक्टेड नहीं है। एक नॉर्थ लाइन भी बिठा लेते हैं। हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि मेनली हम जो प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट में एज पर केएमसी बिल्डिंग बायलॉज हमें 3 से 4 स्केल में ड्राइंग को प्रेजेंट करने का जरूरत होगा। जो फ्लोर प्लान्स, एलिवेशंस और सेक्शंस है वो 1:100 स्केल में होगा। जो साइट प्लान है वो 1:600 स्केल में होगा और जो की प्लान और लोकेशन प्लान है वो 1:4000 में होगा। अभी हम फ्लोर प्लान्स पे काम कर रहे हैं तो एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो टेक्स्ट का हाइट कितना होना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब ड्राइंग का प्रिंट आउट लेते हैं तभी ये देखने को मिल जाता है कि ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा हो रहा है। ड्राइंग 1:100 स्केल में प्रिंट है लेकिन टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए कि 1:100 स्केल में अगर ड्राइंग प्रिंट होगा तो उस ड्राइंग के अंदर पे जो भी टेक्स्ट यूज होगा, जो भी डायमेंशंस का टेक्स्ट यूज होगा, उसका मिनिमम टेक्स्ट हाइट
200 मिलीमीटर होना चाहिए मेट्रिक मिलीमीटर ड्राइंग पे। मिनिमम टेक्स्ट हाइट शुड भी 200 मिलीमीटर। और एक भी चीज देखना चाहिए कि हम नॉर्मली टेक्स्ट का 2 से 3 वेरिएशन रखते हैं ड्राइंग पे टेक्स्ट का साइज का। मतलब ये जो है, अगर ये ग्राउंड फ्लोर प्लान बन रहा है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लान लिखना पड़ेगा। नीचे में हम जब ग्राउंड फ्लोर प्लान लिखेंगे तो उसका टेक्स्ट हाइट जस्ट 50 मिलीमीटर मोर देन द नॉर्मल टेक्स्ट हाइट होने से कम चल जाता है। 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे हम proposed ground floor plan with drainage layout बोल के एक हेडिंग बना रहे हैं। ये पर्टिकुलर ड्राइंग का एक टाइटल दे रहे हैं जिसका टेक्स्ट हाइट हम लोगों को 300 देने से ही काफी है, उससे ज्यादा बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको ये दिखता है कि फ्लोर प्लान का प्रिंट ले लिया तो प्लान के अंदर जो रूम का साइज है उसका जो टेक्स्ट है हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, होता है ऐसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूम का टेक्स्ट पढ़ लिए, अच्छा है, नीचे में जो ड्राइंग का जो हेडिंग है वो इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया कि हमको लग रहा है कि वो टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट है पूरा ड्राइंग शीट में। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक कॉम्पोजिशन प्रॉपर रहना चाहिए। टेक्स्ट सिर्फ रीड करने के लिए है, प्रॉपरली रीड करने के लिए। और टेक्स्ट थोड़ा बड़ा छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ कोई हेडिंग और सब हेडिंग इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे अगर 200 मिलीमीटर टेक्स्ट हाइट हम यूज करके रीड कर पा रहे हैं तो वही सेम एरिया पे हम 1000 मिलीमीटर का एक कुछ टेक्स्ट बना के कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन डालें। टेक्स्ट दिखना चाहिए और थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है कहीं कहीं पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट या हेडिंग या कुछ भी देने के लिए। नहीं तो ऑल ओवर टेक्स्ट सिर्फ दिखने के लिए जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। ड्राइंग का प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम ये साइट को लेके अभी काम कर रहे हैं। अभी क्लाइंट आपके पास आया और दलील लेके आया और आपको ये पकड़ लीजिए कि दलील से ये साइट आपको मिला, इसमें आपको बिल्डिंग का प्लानिंग बनाना है। क्लाइंट नया है, अच्छे से बनाना है। तो आप पहले क्लाइंट को पूछेंगे कि सर आपको क्या चाहिए। तो क्लाइंट नॉर्मली जिन क्लाइंट को एकदम ही आइडिया नहीं है कि बिल्डिंग कितना बन सकता है एज पर रूल्स, वो तो आपसे ताजमहल पूछ लेंगे, बोलेगा हमको ताजमहल चाहिए। तो आपको तभी समझाना है कि नहीं सर, ताजमहल के हिसाब से आपका प्लॉट थोड़ा छोटा है, तो एज पर बिल्डिंग रूल्स आपको क्या मैक्सिमम चाहिए वो क्या हम बनाएं। तो क्लाइंट तो नेचुरली बोलेगा कि हाँ बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से तो हमको काम करना ही है, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम हमको जितना मिल सकता है वो बनाइए। ठीक है, आपको एक गाइडलाइन मिला। अभी दूसरा गाइडलाइन में क्लाइंट से पूछना है कि उनका कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि नहीं प्लानिंग पे, कि पर्टिकुलर ये साइट पे बिल्डिंग का पर्टिकुलर ये कॉर्नर पे या ये साइड पे हमको ये रूम ही चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई बोले कि बिल्डिंग का ये साइड पे हमको बैल्कनी चाहिए, तो चाहिए ही, क्योंकि उसका पीछे हमारा साइड के पीछे एक बहुत अच्छा सा तालाब है। हम बैल्कनी पे बैठ के चाय पियेंगे और तालाब के पानी देखेंगे, हो सकता है, पॉसिबल। तो ये क्लाइंट का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये आपको पूछ लेना है। फिर उसके बाद आप जब साइट पे जा रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट लेने के साथ साथ आपको साइट का सराउंडिंग्स आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को पता है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रिंसिपल पकड़ के हम फ्लोर प्लानिंग करने जाए तो साउथ साइड को हम एयर डायरेक्शन का साइड मानते हैं।
मतलब इंडिया में एयर फ्लो होता है 15 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द साउथ साइड। साउथ से थोड़ा वेस्ट की तरफ अगर हिल जाए तो वहां से एक्चुअल एयर मूवमेंट इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया में होता है। तो हम साउथ साइड में नॉर्मली बेडरूम्स, लिविंग डाइनिंग एरिया, जहाँ पे एयरी एनवायरनमेंट का जरूरत है, वो हम प्रेफर करते हैं। तो आपको हम क्यों बोले कि साइट के सराउंडिंग्स को देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि साइट के साउथ में आपको दिखे कि एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है, एक कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है बहुत बड़ा, आपका हवा तो छोड़िए, ठीक से लाइट भी नहीं आएगा। तब आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पे खुला है। अगर ब्लॉकेज रहेगा कोई पर्टिकुलर साइड पे जहाँ पे आपको मतलब अच्छे से प्लानिंग का जरूरत था, जैसे कि साउथ साइड या ईस्ट साइड, तो कहाँ पे ओपन है वो साइड आपको लोकेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे आपको वो देख के प्लानिंग करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे ज्यादा लाइट आ रहा है या फिर एयर मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज है, एज पर दैट साइड आपको रूम्स, बेडरूम्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम क्लाइंट, सपोज क्लाइंट बोले हैं कि मैक्सिमम हमको जितना एरिया बिल्डिंग में मिल सकता है उतना देख के आप प्लानिंग बनाएंगे। तो अभी क्लाइंट आपके पास से चला गया, आप प्लानिंग बनाना स्टार्ट किए हैं, तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम पकड़ना है। तो हम लास्ट डे जब बिल्डिंग बाय लॉज डिस्कस किए थे, तो हम डिस्कस किए थे मेनली 4 चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर बिल्डिंग का शेप ऑलमोस्ट डिपेंड कर जाता है छोटा प्रोजेक्ट के लिए। हम ये बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ये मेनली एक आप पकड़ सकते हैं मिडिल क्लास कोई फैमिली से आया हुआ क्लाइंट, जो कि मैक्सिमम रूम्स चाहते हैं, मैक्सिमम एरियाज चाहते हैं अपना बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके पास, ऐसा भी प्रोजेक्ट आएगा जिसमें कोई मतलब रिच क्लाइंट आएगा अपना गार्डन हाउस बनाने के लिए, बंगलो बनाने के लिए, तभी उनके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि हमारा मैक्सिमम एरिया बिल्डिंग पे कवर कीजिए। उनका रिक्वायरमेंट दूसरा होगा कि हमको कुछ जगह गार्डन चाहिए, कुछ जगह आपको एक वाटर बॉडी देना पड़ेगा, कुछ जगह कोकोनट गार्डन चाहिए, ऐसा भी दूसरा फीचर, चिल्ड्रन का कोई पर्टिकुलर प्ले ग्राउंड चाहिए, या फिर आउटडोर सीटिंग का अरेंजमेंट चाहिए। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स ऐसा होता है। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ये एक सिंपल मैक्सिमम बिल्डिंग प्लॉट को कवर करके एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो बनाने के लिए क्लाइंट आया है और उसका हम प्लानिंग बना रहे हैं। तो मैक्सिमम कवर करने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, चारों तरफ कितना छोड़ना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। मतलब ओपन स्पेसेस जो हम बिल्डिंग बायलॉज डिस्कशन टाइम पे देखे थे, डिस्कस किए थे, अभी वो बुक पे हम जा रहे हैं, केएमसी बिल्डिंग बायलॉज पे जा रहे हैं। बाय द वे, हम रोड का जो विड्थ है वो क्या लिए हैं, 2.5 मीटर। रोड विड्थ के हिसाब से हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है। फ्लोर एरिया रेशियो मतलब एफएआर डिपेंड करता है, और बिल्डिंग का हाइट भी डिपेंड करता है। और बिल्डिंग का हाइट जितना होगा, ओपन स्पेसेस मतलब चारों तरफ से जो ऑफसेट आएगा, ऊपर से नीचे से, साइड 1 साइड 2 से जो ऑफसेट्स आएगा वो डिपेंड कर जाता है बिल्डिंग हाइट्स के ऊपर। तो हम पहले देखेंगे क्या 2.5 मीटर अगर रोड विड्थ रहा तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, मतलब ये प्लॉट के लिए हमको कितना ऊंचा बिल्डिंग मिल सकता है। जाएंगे अभी पीडीएफ पे, बिल्डिंग हाइट का चार्ट ढूंढ रहे हैं। ये ओपन स्पेसेस का है। हाँ, ये रहा बिल्डिंग हाइट का चार्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं विड्थ ऑफ मीन्स ऑफ एक्सेस मीन्स फ्रंट रोड। देखिए हमारा रोड विड्थ था 2.5, तो अबव 2.4 अप टू 3 मीटर, ये जो रो है ये रो हमारा साइट के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब 7 मीटर बिल्डिंग हाइट हम मैक्सिमम ले सकते हैं।
7 मीटर मतलब आप पकड़ सकते हैं कि 2 स्टोरीड बिल्डिंग बनेगा। नॉर्मली एवरेज पकड़ा जाता है एक एक फ्लोर के लिए 3 मीटर करके हाइट। और हम लास्ट डे डिस्कस किए थे कि ग्राउंड फ्लोर में अगर रेसिडेंशियल अगर हैबिटेबल रूम होगा तो ग्राउंड फ्लोर में 0.6 मीटर और 600 मिलीमीटर फ्लोर का हाइट देना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 600 हो जा रहा है 6.6 मीटर हो जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 मीटर तक कवर हो जा रहा है। 2 स्टोरी बिल्डिंग बनेगा। बट 7 मीटर हाइट के लिए हमको ओपन स्पेसेस मतलब चारों तरफ का जो छोड़ना पड़ेगा वो कितना छोड़ना पड़ेगा हम देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं, ओपन स्पेसेस का चार्ट में। ये फेयर का है, ओपन स्पेस का चार्ट किधर गया? हाँ, ये रहा ओपन स्पेसेस का चार्ट। यहां देखिए, पहले हम हाइट मैक्सिमम हाइट क्या ले सकते हैं 7 मीटर, वो देख लिए। अभी वो हाइट के हिसाब से चारों तरफ कितना छोड़ना पड़ेगा ये चार्ट पे देखिए। हमारा फर्स्ट जो रो है वही मैच कर रहा है अप टू 7 मीटर। हम क्यों आपको अगर 7 मीटर ही बिल्डिंग हाइट आप लेते हैं तो ये अप टू 7 मीटर में क्या आ रहा है, फ्रंट पे छोड़ना पड़ेगा, फ्रंट स्पेस पे छोड़ना पड़ेगा 1.2, किसी एक साइड पे लेफ्ट और राइट आइदर और 1.2। नेक्स्ट में भी 1.2 ही है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ही 1.2 करके। और रियर ओपन स्पेस मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर, ये आपको छोड़ना पड़ेगा एज पर रूल। तो पहले हम अभी ऑटोकैड ड्राइंग पे जाके ये ओपन स्पेसेस को मार्क कर लेते हैं। जाते हैं ऑटोकैड ड्राइंग पे। ऑफसेट दे रहे हैं 1200 क्योंकि मिलीमीटर पे ड्राइंग हो रहा है। फ्रंट पे 1.2, साइड 1.2, साइड 2 1.2 और पीछे की तरफ हो रहा है 2 मीटर। तो ये अंदर का जो एरिया बना, ये अंदर का एरिया में एज पर ओपन स्पेसेस हम बिल्डिंग बना सकते हैं। माइंड इट, हम अभी तक ये जो 4 मेन रूल है, ये 4 मेन रूल में से सिर्फ 2 रूल को हम सेटिस्फाई किए हैं। बिल्डिंग हाइट मैक्सिमम जो है 7 मीटर पकड़ लिया है, उसके बेसिस पे ओपन स्पेसेस चारों तरफ से छोड़ना पड़ेगा, वो देख लिया। अभी थर्ड हमको देखना है ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? चलिए ग्राउंड कवरेज के चार्ट में जाते हैं। थर्ड है ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज फॉर बिल्डिंग, यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बोला गया है प्लॉट साइज। ग्राउंड कवरेज डिपेंड करता है प्लॉट साइज के ऊपर। प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर 60% ऑफ लैंड एरिया होगा ग्राउंड कवरेज। तो हमको ग्राउंड कवरेज अभी देखना है। प्लॉट साइज कितना है पहले देखते हैं। प्लॉट साइज कितना है, फिर से ऑटोकैड ड्राइंग में जा रहे हैं। 10 मीटर बाई 14 मीटर, तो कैलकुलेटर छोड़ के ही हम बोल सकते हैं कि 140 स्क्वायर मीटर है। मतलब बिलो 200 स्क्वायर मीटर का कैटेगरी में ये आएगा, जो कि 60% कवरेज ग्राउंड कवरेज आपको देगा। अभी देखते हैं ओपन स्पेसेस छोड़ने के बाद हमारे पास जो आउटलाइन आया है उसका एरिया हमको कितना मिला है। अच्छा, पहले एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 140 स्क्वायर मीटर अगर हमारा प्लॉट एरिया यहाँ का है तो उसका 60% कितना आ रहा है। 140 स्क्वायर मीटर का 60%, 140 इंटू 60 बाई 100, 84 स्क्वायर मीटर।
मतलब एज पर ग्राउंड कवरेज रूल हम 84 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं ग्राउंड कवरेज में, मतलब ये बिल्डिंग का आउटलाइन पकड़ ले सकते हैं उसमें। इसका एरिया कितना आया है, सिलेक्ट करके लिस्ट किया तो इसका एरिया आ रहा है 82 स्क्वायर मीटर। तो हमको चाहिए था 84 स्क्वायर मीटर, हमको चाहिए था 84 स्क्वायर मीटर। और अभी का जो एरिया ओपन स्पेसेस छोड़ने के बाद हमारे पास है वो है 82 स्क्वायर मीटर। मतलब ठीक है, मैक्सिमम 84 है, तो मिनिमम हम कुछ भी हो सकता है। ये मैक्सिमम का लिमिट 84 है, तो 82 हमारे पास है, दैट इज ओके। अगर 84 से ज्यादा होता तो ओपन स्पेसेस चारों तरफ जो है उससे और भी ज्यादा हमको ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता किसी भी एक साइड से। मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर छोड़े हैं, हो सकता है कि पीछे की तरफ 2.5 मीटर हमको छोड़ देना पड़ता अगर ग्राउंड कवरेज जो अब अभी है उससे कम हमको अलाउड होता। तो अभी ठीक है, इससे काम चलेगा। और फोर्थ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है फ्लोर एरिया रेशियो, FAR। फ्लोर एरिया रेशियो पर्टिकुलर देखने के लिए हमको पहले फ्लोर प्लान्स का ड्राइंग में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो ऐसे बिल्डिंग का जो आउटलाइन मिल रहा है उससे हम लोगों को मिलेगा नहीं। क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो में जो एरिया लेके हम काम करेंगे उसमें बिल्डिंग का हर एक फ्लोर का जो एरिया है उसमें से डिडक्ट होगा स्टेयरकेस एरिया। छोटा बिल्डिंग जो है इसमें नॉर्मली स्टेयरकेस डिडक्ट होता है। जब बिल्डिंग बड़ा होता है तो उसमें से इंटरनल अगर कुछ डक्ट्स रहा, लिफ्ट का एरिया रहा, ऐसा कुछ कुछ एरिया रहता है जो कि फ्लोर एरिया रेशियो में जो एरिया कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें बिल्डिंग का एरिया में कैलकुलेट नहीं होता है। तो हम जब तक प्लानिंग नहीं बनाएंगे तब तक डिडक्शन कौन कौन सा एरिया होगा वो हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, और कितना एरिया डिडक्ट होगा वो भी लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको फ्लोर प्लान बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा FAR को देखने के लिए। हम ये जो ड्राइंग बना रहे हैं इसमें एक्सटर्नल वॉल 200 मिलीमीटर पकड़ के ड्राइंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम जगह पे ट्रेडिशनल ब्रिक पे ही काम हो रहा है और उसमें 200 मिलीमीटर एक्सटर्नल वॉल फॉलो हो रहा है। मतलब एक ब्रिक वर्टिकली होगा, उसका साथ एक ब्रिक हॉरिजॉन्टली बैठेगा। ये तो मिला के मोटर के साथ 200 मिलीमीटर थिकनेस बनता है। 250 मिलीमीटर पहले होता था, जो 1 ब्रिक थिक वॉल है एक्सटर्नल वॉल पहले होता था, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बदल गया है। एरिया कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए वॉल थिकनेस जितना हो सके लोग कम कर रहे हैं, इसलिए 200 मिलीमीटर ट्रेडिशनल ब्रिक में फॉलो हो रहा है। और जहां जहां पे मॉड्यूलर ब्रिक यूज हो रहा है वहां पे तो ऐसे ही मॉड्यूलर ब्रिक का बाय डिफॉल्ट डायमेंशंस है 100 100 200, तो वहां पे 200 ब्रिक वाली फॉलो हो रहा है। तो हम ये जो ड्राइंग करने जा रहा है इसमें एक्सटर्नल वॉल्स जो है सब 200 मिलीमीटर और इंटरनल वॉल 125 मिलीमीटर फॉलो करके ड्राइंग करने जा रहा है। हम बाहर का जो डायमेंशन है वो थोड़ा देके रखते हैं। ओपन स्पेसेस कितना कितने छोड़े उसका डायमेंशन देके रखते हैं। इधर से भी एक ले लिया। जब बिल्डिंग का डायमेंशनिंग किया जाता है दोनों साइड पे इक्वली डायमेंशन है, लेकिन फिर भी हम लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब ड्राइंग सबमिशन करेंगे तब वो ऑटोकैड का फॉर्मेट पे नहीं रहेगा, वो एक प्रिंट आउट बन जाएगा। और अगर कोई साइड ऐसा, हम तो एक इमेजिनरी रेक्टेंगुलर साइड अभी बना के ड्राइंग कर रहे हैं, लकीली ऐसा रेक्टेंगुलर साइड हम लोगों को मिलता है। साइड का जो शेप है दिखने से तो मतलब दिमाग घूमने लगता है, ऐसा ऐसा साइड है।
तो इसलिए छोटा बड़ा जितना भी इंक्लिनेशन होता है साइड का, उसको समझने के लिए हर एक कॉर्नर से बिल्डिंग का डायमेंशन देना जरूरी होता है। ये हम ऑल ओवर एक डायमेंशन दे लिए। अभी तक जो जो ओपन स्पेसेस हम देके ड्राइंग में आगे बढ़ रहे हैं उसका, पहले ये एक ऑफसेट चारों तरफ से ले रहे हैं 200 मिलीमीटर का एक्सटर्नल वॉल होगा बगल के। जो भी क्वेरी है हम मीटिंग का लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो जो आपका दिमाग में आया है वो थोड़ा कहीं पे लिख कर रख सकते हैं, अगर बाद में भूल जाए तो। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। अभी फर्स्ट हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बार थोड़ा मतलब रफली चॉक आउट करना पड़ेगा। साउथ हम रेयर साइड में देख रहे हैं, तो रेयर साइड में हम कोशिश करेंगे अगर साउथ साइड में 2 बेडरूम प्रोवाइड कर पाए तो, और वेस्ट राइट साइड में है, नॉर्थ फ्रंट पे है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एरिया पे अगर एक स्टेयरकेस आ जाए तो, नॉर्थ वेस्ट पे एक स्टेयरकेस आ जाए तो, क्योंकि वेस्ट साइड ज्यादा हीट जनरेट करता है। नॉर्मली हम वेस्ट साइड में इसलिए स्टेयरकेस, टॉयलेट्स ऐसा कुछ देते हैं। अगर वेस्ट साइड पे बेडरूम रहा तो कोशिश करते हैं कि बेडरूम के सामने की तरफ बैल्कनी प्रोवाइड करने को, ताकि हीट जो है वो बैल्कनी से थोड़ा बफर होके फिर रूम के अंदर आए, वेस्ट साइड का हीट। तो हम ये एरिया पे कोशिश करेंगे स्टेयरकेस प्रोवाइड करने। ठीक है, अभी स्टेयरकेस में कितना एरिया चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जब आपसे आके पूछेगा तो क्लाइंट का नॉर्मली छोटा साइट में क्या होता है, नॉर्मली बता रहे हैं, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा लेकिन लैंड कम रहता है। तो क्लाइंट आपको ऐसे पूछेगा कि स्टेयरकेस की जरूरत ही नहीं है, आप उनको उस जगह पे रूम प्रोवाइड कर दो, लेकिन नहीं, मैंडेटरी स्टेयरकेस तो देना ही पड़ेगा। तो स्टेयरकेस का जो मैंडेटरी रूल्स है वो क्या है, वो भी रूल बुक में है। हम रूल बुक पे जाएंगे, देखेंगे कि अभी जो बिल्डिंग हम प्रपोज कर रहे हैं 7 मीटर हाइट का, 7 मीटर हाइट का बिल्डिंग में स्टेयरकेस कितना मिनिमम देना पड़ रहा है। जा रहे हैं फिर से बिल्डिंग रूल्स पे। हाँ, ये रहा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का चार्ट है ये, जो येलो हाईलाइट किया है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर। एक्चुअली यहाँ पे अबव 7 मीटर लिखा है, ये गलत लिखा है, अप टू 7 मीटर होगा, क्योंकि नेक्स्ट रो में हम देख रहे हैं अबव 7 मीटर अप टू 10 मीटर लिखा है। तो ये करेक्शन होगा, बाद में शायद हो जाएगा रूल बुक में करेक्शन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ये अप टू 7 मीटर होगा। तो ये अप टू 7 मीटर से हमको क्या मिल रहा है, विड्थ ऑफ द स्टेयरवे 1 मीटर, नंबर ऑफ स्टेयरकेस 1, छोटा बिल्डिंग है, नंबर ऑफ स्टेयरकेस 1। हम बाद में जितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे उधर देख सकते हैं कि कभी कभी एक ही फ्लोर में 2 स्टेयरकेस भी यूज करना पड़ सकता है, मैंडेटरी। तो अभी क्या है, 1 मीटर विड्थ का जो है स्टेयरकेस होगा, उसके हिसाब से हम ड्राइंग पे बनाएंगे स्टेयरकेस।
स्टेयरकेस कंप्लीट करके आज का डिस्कशन हम पॉज करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे। पहले देखते हैं कि स्टेयरकेस क्या आ रहा है। 1 मीटर, 1 मीटर, अभी स्टेयरकेस डिजाइन का तो चैप्टर और एक अलग चैप्टर है। आपको पता है कि नॉर्मली हम 150 मिलीमीटर प्रेफर करते हैं राइजर का हाइट, तो उसके हिसाब से हम 10-20 स्टेप्स होगा स्टेयरकेस में, ये पकड़ के एक डॉगलेग स्टेयर का प्लान कर रहे हैं। और एक होगा ऑटोकैड। जब भी यूज कीजिएगा ऑलवेज कमांड यूज कीजिएगा। ये ऊपर का स्क्रीन में से पुल डाउन मेनू से कमांड ढूंढना मतलब ऑटोकैड ड्राइंग करते करते आपका एक बार का खाना छूट जाएगा। हम लैंडिंग भी 1 मीटर रखे हैं। अभी डोर प्रोवाइड नहीं किया है। डोर हम इसलिए प्रोवाइड नहीं किया है, आइदर माने ये लैंडिंग, ये जो एरिया है, ये एरिया में ही डोर आएगा। ये हाफ लैंडिंग हम पकड़ लेंगे और ये फुल लैंडिंग पकड़ लेंगे। तो ये एरिया में डोर कहाँ आएगा वो हम बाकी रूम्स का प्लानिंग जो है वो करने के बाद डिसाइड करेंगे। इसलिए अभी लैंडिंग का डोर का पोर्शन स्टेयरकेस ब्लॉक में हम अभी छोड़ के रखे हैं। तो आज हम क्या क्या देखें कि कैसे चारों रूल को नजर में रखते हुए एक छोटा सा रेसिडेंशियल प्लॉट में सैंक्शन ड्राइंग के लिए प्लानिंग स्टार्ट किया जा रहा है। और प्लानिंग स्टार्ट करने के बाद स्टेयरकेस का भी एज पर रूल प्रोवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे। नेक्स्ट डे बाकी फ्लोर प्लान पे थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे बाकी फ्लोर प्लान होगा, और फ्लोर प्लान करने के बाद रूम का डायमेंशनिंग, डोर विंडो बिठाना, और क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए हो सके तो इंटीरियर फर्नीचर लेआउट भी बिठाना हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का पोर्शन जो है हम खत्म कर रहे हैं।